Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for Negotiable Instruments Act 1881. पहले तो हर जगह पैसा कैरी करना काफी इनकन्वीनियंट हुआ था, बिजनेस बढ़ते जा रहा था और हर जगह पैसा कैरी करना इनकन्वीनियंट हुआ था। तो हमें कुछ ऐसे करेंसी बोलो या डॉक्यूमेंट्स बोलो या कुछ भी बोलो, हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत थी जिसके कारण बिजनेस में पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से रुकावट ना आए। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे डायरेक्टली मनी का, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पैसों का ही काम कर जाए, ये ढूंढ रहे थे हम लोग। तब हमें चेक मिला, तब हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, तब हमें प्रॉमिसरी नोट्स मिले, ठीक है। एंड दिस इज हाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की जरूरत पड़ी। ऑलराइट, सो गाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी व्हेन इट कम्स टू, और आज ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें चेक एकदम ऑब्सोलीट कंसेप्ट बन चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट की कोई खास जरूरत नहीं है, थैंक्स टू द क्रेडिट कार्ड, या फिर आजकल पैसे कैरी भी नहीं करना पड़ता है, हमारी पेमेंट डायरेक्टली ऑनलाइन यूपीआई से हो जाती है। तो काफी स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर ऑब्सोलीट लगेगा, पढ़ते पढ़ते ही आपको महसूस होगा कि इसकी तो आज कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी कोई आज जरूरत नहीं है, एक जमाने में होती थी, 1880s के जमाने में होती थी। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, बिजनेस, सिविलाइज्ड वर्ल्ड इज फुल ऑफ बिजनेस। आजकल जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें आ गई है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना है। ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपने कंसिडर ही नहीं करना है कि सिस्टम में जीपे, पेटीएम, यूपीआई की कोई भी ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द फोन विद द हेल्प ऑफ फोन अवेलेबल है, ऐसा हमने सोचना ही नहीं है। ऑलराइट, हम ये सोचेंगे कि हमारे पास खूब सारा पैसा है, लेकिन हम लोग ये पैसा हमेशा खुद के पास कैरी नहीं करेंगे। ये पैसा हम लोग खुद के पास हमेशा पूरा पूरा कैरी नहीं करते हैं। तो फिर हर जगह पैसों की जगह क्या यूज होगा कि अगली पार्टी को हम पे विश्वास भी आए कि हाँ, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, आज नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ समय बाद मिल जाएंगे। तो इसके लिए पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढे गए और फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स को लीगैलिटी देने के लिए लॉ बना, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस चैप्टर में हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स पढ़ने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, ये सारी चीजें हमारे इस चैप्टर का पार्ट होगा। सोर्स जो है इंग्लिश कॉमन लॉ है, इसका सोर्स दो वर्ड्स है, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेगोशिएबल? एनी क्लू? Correct. Negotiable means transferable. And what do you mean by the word instrument? Written document. ठीक है, any document, any written document is called as an instrument. So negotiable instrument में, ठीक है, क्या क्या आता है? Negotiable instruments includes promissory notes, bills of exchange, check. इसके अंदर करेंसी, हुंडी, ट्रेजरी बिल्स नहीं आती है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, हमारा एक्ट इसे कंसिडर नहीं करता है। तो चलो पढ़ते हैं। The law related to negotiable instrument is the law of commercial world which was enacted. What do you mean by the word enacted? Enacted यानी क्या होता है? लॉ को बनाया गया, enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provision for giving sanctity. What do you mean by the word sanctity? What do you mean by the word sanctity? Oh, come on. No one? Sorry, Sidi? करेक्ट, लेजिटिमेसी, लीगैलिटी, किसी भी चीज को लीगैलिटी देना, लीगल मानना, इसको कहते हैं सैंक्टिटी देना। सो द लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लॉ ऑफ कमर्शियल वर्ल्ड व्हिच वाज एनैक्टेड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, मेकिंग प्रोविजन फॉर गिविंग सैंक्टिटी टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट तो है, आज पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपको चेक दे रहा हूं, तो चेक से अगली पार्टी को तभी के तभी पैसे नहीं मिलेंगे, चेक की हेल्प से अगली पार्टी को
कल पैसे मिलेंगे, परसों पैसे मिलेंगे, नरसों पैसे मिलेंगे, अगले 3 महीने तक पैसे मिलेंगे। तो आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल आ जाएंगे तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये दीज आर नथिंग एल्स बट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। Instruments of credit which would be deemed to be convertible into money and easily passable from one person to another। जैसे आप फीस भी भरते हो, जैसे अगर आप फीस भरते हो तो चेक से पेमेंट लेते हैं क्या आपकी ट्यूशन क्लासेस वाले? जस्ट आस्किंग, आपकी ट्यूशन क्लासेस वाले फीस से पैसे एक्सेप्ट, फीस इन द फॉर्म ऑफ चेक एक्सेप्ट करते हैं क्या? यस और नो? गाइस, क्योंकि चेक is easily convertible to into money and easily passable from one person to another. In the absence of such instruments, the trade and commerce activities were likely to be adversely affected, as it was not practicable for the trading community to carry with it bulk of currency in force। कितना पैसा रखोगे यार तुम अपने पास हाथ में? तुम अपने आप को पूछ लो ना, जेब में हम लोग कितना ही पैसा रख लेते हैं? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, उससे ज्यादा हम लोग कहां पैसा रखते हैं साथ में? द सोर्स ऑफ इंडियन लॉ रिलेटेड टू सच इंस्ट्रूमेंट्स इज एडमिटेडली द इंग्लिश कॉमन लॉ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो सोर्स है इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है ये। वैसे भी इंडिया के सारे ही लॉज मोर और लेस इंस्पायर्ड है कहां से? इंडिया के सारे ही लॉज कहां से इंस्पायर्ड है? इंग्लिश लॉ से, ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है। यूके और यूएस इंडिया के मोस्टली मेजर सोर्सेस है लॉ बनाने के। ऑलराइट, सो या तो हम लोग इसको हम लोग कॉपी नहीं कहते, क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंडियन लॉ इज इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश, ब्रिटिश एंड अमेरिकन लॉज। So, the source of Indian law related to such instrument is admittedly the English common law. The main objective of the act is to legalize the system by which instruments contemplated by it, contemplated means mentioned by it, could pass, the instruments mentioned by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। यानी अगर मैं अगर किसी को चेक देता हूं तो वो चेक का वैलिडिटी हो और वो चेक यानी पैसों जैसा ही उसको माना जाए, और एक बंदा एक चेक दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसे भी पैसा माना जाए। इस पूरे सिस्टम को लीगलाइज करने का जरिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट को नेगोशिएशन की लीगैलिटी मिले। The law in India relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instruments Act 1881। This is an act to define and amend the law related to promissory note, bills of exchange and checks। मैंने आपको पहले ही कहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रॉमिसरी नोट्स आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, चेक्स आते हैं। ट्रेजरी बिल्स, हुंडी, करेंसी, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी नेगोशिएबल है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एम्बिट में, कवरेज में ये नहीं आता है। ये तो छोटा सा ना बना ही लो डायग्राम प्लीज।
All right, guys, I hope it has been updated. The law related to negotiable instruments is contained in the Negotiable Instruments Act 1881. This is an act to define and amend the law related to promissory notes, bills of exchange and checks. इस एक्ट के अंदर ये तीन ही इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं. हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, होंगे. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के समझ में ये सिर्फ तीन ही इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. The act applies to the whole of India, but nothing herein contained affects the RBI Act 1934. All right, so guys, अगर Negotiable Instruments Act 1881 versus RBI Act होता है, तो which one will prevail? अगर Negotiable Instruments Act versus RBI Act होता है, तो which one will prevail? RBI Act. इसका मतलब RBI Act has an, बोलो कैसा इफेक्ट? करेक्ट. इसका मतलब RBI Act has an overriding effect. यानी RBI Act is more powerful. Section 21, which provides that bank have the right to transact central government business in India and affects any local usage related to the instrument in an oriental language. So guys, this act applies to the whole of India, but nothing contained in this act affects the RBI Act. ठीक है, और अफेक्ट्स एनी लोकल यूजेज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट इन एनी ओरिएंटल लैंग्वेज. आरबीआई एक्ट में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन ठीक है, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन इट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आरबीआई एक्ट. और कोई भी लोकल यूजेज के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी वो ठीक है टच नहीं करेंगे. ठीक है, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी लोकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल जैसे ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने. क्या क्या ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हुंडी. तो गाइस, हुंडी के अपने खुद के लॉज रहेंगे, वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंटरफियर नहीं करेगा. वो लोकल यूजेज है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूजेज? यूजेज यानी क्या? यूजेज सुना होगा ना तुमने फर्स्ट चैप्टर में, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, कस्टम्स एंड यूजेजेस. कस्टम्स यानी रीति रिवाज और यूजेजेस यानी चलन. हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते आ रहा है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की प्रोविजन टच नहीं करेगा. जैसे हुंडी का आपका खुद का लॉ होता है, वो हुंडी देखते बैठेगा, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल नेवर हैव अ से. और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा. प्रोवाइडेड दैट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोवाइडेड? ये बार बार आ जाता है हमारे लॉ में. प्रोवाइडेड यानी क्या? प्रोवाइडेड, हाँ, प्रोवाइडेड यानी कंडीशन. प्रोवाइडेड ये वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड प्रोविजो. प्रोविजो एग्जैक्टली क्या होता है? अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप अभी धीरे से सीए इंटर के पहुंचने के दहलीज पे हो, है ना? यस और नो? जाओगे क्या सीए इंटर में? है क्या ताकत? अरे होपफुली. सो प्रोविजो एग्जैक्टली क्या होता है? सीए इंटर में पढ़ोगे, एक चैप्टर होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. So, provided that such usages are excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that legal relation of the parties thereto shall be governed by this act, and it shall also come into force on 1st day of March 1881. So guys, provided यानी condition ऐसी है that usages may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that legal relation of the parties shall be governed by this act, and it shall come into force on 1st day of March 1882. यानी ये जो लॉ है ये वैलिड हुआ 1882 से. ये जो लॉ है ये कब से वैलिड हुआ? डेट क्या है इस एक्ट के वैलिडिटी का? डेट क्या है? कब से वैलिड हुआ? 1881 इज द ईयर है उसका, लेकिन विच इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ मार्च. तो ये जो है, ये जो यूजेजेस है, ये एक्सक्लूड होने चाहिए किसी भी बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, which indicates an intention that legal relation of the parties shall be governed by this act. तो जो भी हमारे एक्ट्स है, जो भी हमारे यूजेजेस है, इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, इंक्लूड भी किया जा सकता है.
आपको अगर अपने किसी भी लोकल यूजेज वाले इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड करवाना है तो इंक्लूड भी करवा सकते हैं, एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं। ये पार्टीज के आपस का मामला है। बिजनेस इज ऑल अबाउट व्हाट? बिजनेस इज ऑल अबाउट व्हाट? अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज। क्या कहते हो? बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज। तो अगर किसी हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लॉ से किसी को गवर्न करवाना है तो दो पार्टीज मिलके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसे अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज। लेकिन जो लोग हुंडी यूज कर रहे हैं उसने वो अग्री करना चाहिए दोनों पार्टीज ने। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज अनलेस देयर इज अ लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी। यानी अगर कोई लोकल, क्योंकि लोकल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो उसमें कुछ और चीज अगर कही जाती है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, नेटिव यानी किसी गांव के, like treasury bills, bearer debentures, railway receipts, delivery orders, bills of lading are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom, रीति रिवाज, और अंडर अदर enactments, यानी किसी दूसरे लॉ के चलते उसे लीगल रिकॉग्निशन दिया जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में का ये पार्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टी को, हुंडी को, रेलवे रिसीट को, बिल ऑफ लेडिंग को, डिलीवरी ऑर्डर को, ट्रेजरी बिल को, बियरर डिबेंचर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एम्बिट में लाना है और दोनों पार्टीज अग्री करती है तो क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एम्बिट में ला सकते हैं? yes, अगर वो चाहते हैं तो, दोनों पार्टीज अग्री करती है तो। ठीक है, ये बार बार हुंडी क्या होता है, हुंडी क्या होता है, ये पूछा जाता है। सो हुंडी इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। व्हाट इज वर्नाक्युलर? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वर्नाक्युलर? रीजनल, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। जैसे महाराष्ट्र की वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या है? मराठी। कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज? कन्नड़, करेक्ट। तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज? तमिल। आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज? तेलुगु। ठीक है, केरला की लोकल लैंग्वेज? मलयालम। So ये हुआ vernacular language. So hundi is a unconditional order in writing in a vernacular language made by the person directing another to pay a certain sum of money to a person named in the order. Hundis, being a part of informal systems, have no legal status. Negotiable instrument भी इसको कंसिडर नहीं करता है, हमने को पहले ही पढ़ा है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज चाहती है कि हमारे भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हुंडी, उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, हम ऐसा कर सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स, एक्ट वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स। अमेंडेड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अमेंडेड? अमेंडेड यानी क्या? हाँ, एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत बारी। दैट वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स फॉलोइंग अदर, क्योंकि 1881 का एक्ट है तो इसमें आज के कंटेम्पररी जमाने के हिसाब से, आज के मॉडर्न इकोनॉमी के हिसाब से चेंजेस करवाने पड़ सकते हैं। सो the act was amended several times following other significant amendments made in the Negotiable Instruments Act 1881. The Negotiable Instruments Amendment and Miscellaneous Provisions Act 2002, the Negotiable Instrument Amendment Act 2015, and the Negotiable Instruments Amendment Act 2018. These are the recent developments. यानी ये बार बार amend हुआ है, एकदम इसको obsolete नहीं रखा है। बट एकदम ऑनेस्टली मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देता हूं, ठीक है? आप जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी समझदारी दिखाना और यूपीआई, जीपे, फोन पे, पेटीएम ऐसे पेमेंट के ऑप्शंस है, इसको आप भूल जाना, क्योंकि आजकल पेमेंट का सिस्टम बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ है। थिंग्स आर रियली रियली डिफरेंट। तो चलो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट which the word instrument means document which is freely transferable by customs of trade, which is freely transferable. Transferable एक इंसान से दूसरे इंसान को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, which is freely transferable by customs of trade. customs यानी customs बिजनेस करने के पुराने रीति रिवाज, by the customs of trade from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. ठीक है, यानी अगर मैं किसी को
अगर मैं किसी को ये चेक दे देता हूं, अगर मैं किसी को ये चेक देता हूं, तो क्या क्या उसे मैं एज गुड एज पैसे दे देता हूं, ऐसा मान लिया जाएगा? बोलो। Yes, this instrument is very much negotiable. This instrument is very much negotiable. So काफी बार ये सिर्फ डिलीवरी, काफी बार ये जो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ मैंने चेक दे दिया, नेगोशिएट हो गया। काफी बार इंडोर्स भी करना पड़ेगा, साइन भी करनी पड़ेगी। बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएट कर सकते हैं। सो ये इंडोर्समेंट एग्जैक्टली क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में हम और पढ़ेंगे। The property in such an instrument passed to the bona fide transferee for value. ये जो चेक दिख रहा है आपको, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, ये जो चेक दिख रहा है आपको, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है बताओ तो जरा, जस्ट चेक दिस। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, बोलो। वो कह रहा है ना, लैंग्वेज पढ़ते वक्त, सीखते वक्त वो कह रहा है ना, दैट द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पास टू द बोना फाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बोलो। कैश, पैसे। 22,35,000 रुपीज ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसके बदले कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, करेक्ट है? हमने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जरूर पढ़ा होगा, क्विड प्रो को, कुछ याद आ रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है क्विड प्रो को? क्या होता है क्विड प्रो को? यानी समथिंग इन रिटर्न। सो गाइस, जब भी इंस्ट्रूमेंट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा ट्रांसफर होगा, तो ये एक बोनाफाइड ट्रांसफर ही। व्हाट डू यू मीन बाय बोनाफाइड? पर्सन इन गुड फेथ, यानी किसी को किडनैपिंग करने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। बोनाफाइड ट्रांसफर को ही पैसे मिलने चाहिए, वो भी उसने कुछ वैल्यूएबल हमें बदले में देना चाहिए, तभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड माने जाएंगे। It is to be noted that hundies, treasury bills, bearer debentures, railway receipts, delivery orders, bill of lading are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom. What do you mean by the word mercantile? Mercantile? Mercantile यानी business, custom यानी business से related रीति रिवाज, और usage यानी चलन। So types of negotiable instrument में we have promissory note, bill of exchange and checks. तो negotiable instrument, a negotiable instrument is payable to order, a negotiable instrument is payable to order, to order यानी negotiable instrument में order दिया जाएगा कि हमें इसे पे करना है। It is expressed to be so payable. A negotiable instrument is payable to order when it is expressed to be so payable, and when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain word prohibiting its transfer. So guys, negotiable instrument में expression होना चाहिए कि हम लोगों को पे करना है, और हमें ये पैसे किसे पे करना है इसके बारे में मेंशन होना चाहिए, करेक्ट? ऑल्सो इसमें कहीं भी पेमेंट से रिलेटेड, प्रोहिबिशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इसका ट्रांसफरिंग प्रोहिबिटेड है, ऐसा कहीं भी लिखा होना नहीं चाहिए। अगर प्रोहिबिटेड हो गया, ट्रांसफर करना ही प्रोहिबिटेड हो गया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से क्या कट जाएगा, बोलो? ट्रांसफर है, उसका ट्रांसफर होना प्रोहिबिट कर दिया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से क्या कट जाएगा? नेगोशिएबल। तो कहीं भी ये इसका ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो गाइस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इट शुड बी पेएबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, और जो पर्सन है वो उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए। पेएबल टू ऑर्डर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर, वहां पे लिखा होना चाहिए। मैं अगर किसी को चेक बना के दे रहा हूं, मैं अगर किसी को चेक बना के दे रहा हूं, ये मैंने 5,000 का चेक बनाया है, ठीक है?
वचन पटेल के नाम पे, तो ये पैसे किसको जाने चाहिए? ये पैसे किसको जाने चाहिए बोलो? ये पैसे मैंने अगर इस पे साइन कर दिया तो ये जो पैसे हैं वचन को ही जाने चाहिए। पेएबल टू ऑर्डर, इट इज पेएबल टू ऑर्डर। क्या इसमें पैसे किसको देना है ये लिखा है? बोलो। अगर मैंने इस पे साइन कर दिया, मैंने इस पे साइन कर दिया, ये पैसे किसको देना है? Not mentioned. When it is not mentioned, it is payable not to order, it is payable to the bearer. bearer यानी क्या? ये चेक जिसके भी हाथ में है उसको दे दो पैसे. The one who bears this check, the one who bears this check, जिसके हाथ में ये चेक है उसे पैसे दे दो. ठीक है? The negotiable instrument is payable to the bearer when it is expressed to be payable. सो पेएबल, एग्जाम्पल पे द बेयरर. देखो इसमें नहीं, ना तो किसी का नाम लिखा है और नाम तो लिखा ही नहीं है ऊपर से. देखो तो ये क्या है? नाम तो लिखा ही नहीं, ऊपर से क्या है? देखो तो जरा, मुझे नहीं दिख रहा. लिखा है वहां पे चेक में, इट इज पेएबल टू द बेयरर. धारक को, धारक जिसके पास भी ये चेक है, जो भी इस चेक का धारक है, उसे 5,000 रुपए दे दिए जाए, चाहे उसका नाम कुछ भी हो. इसलिए काफी बार काफी बैंकर्स बोलते हैं कि आप अगर किसी को स्पेसिफिक इंसान को ये देना चाहते हैं तो आप, जैसे जैसे हम लोगों ने वचन पटेल कहा था, देखो आप ध्यान से, मैंने ये जो वर्ड्स है ये कट कर दिए थे, आपके सामने कट किया मैंने. अब देखा आपने? जैसी वचन, तो अगर आपने इसमें से ये निकाल दिया तो ये चेक, अभी भी इसमें डिस्प्यूट आ सकता है कि ये बेरर चेक है या फिर ऑर्डर चेक है. तो आपको ये सारी चीजें कट करनी पड़ती है. सो व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, फॉर एग्जांपल पे द बेरर, एंड when the only or last endorsement on the instrument is an endorsement in blank. क्या यहां पे किसी का नाम नहीं लिखा है? क्या यहां पे किसी का नाम लिखा है? देखो लिखा है किसी का नाम नहीं. तो दिस इज, और अगर मैंने इस पे साइन कर दी तो इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. व्हेन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मीन साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. लिख लो, एंडोर्समेंट यानी साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. शायद लिखा है नोट्स में, मॉड्यूल में लिखा है एंडोर्समेंट मीन साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ग्रेट. When the only or last endorsement on the instrument is endorsement in blank, the person who possesses it can demand payment. For example, a check made payable to a specified person and that check is endorsed by signing on the back of the check to that by that specified person. अच्छा ध्यान से सुनो, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? अभी बोलो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? दिस इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इस पे किसी का नाम नहीं है. एक और चीज मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसमें? ये बेरर भी, ठीक है. बेरर को अगर कट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बेरर को कट नहीं करना है हमें. लेकिन जैसे ही हम लोग किसी का नाम लिखते हैं, हमने यहां पे वचन पटेल लिख दिया, तो कब क्या अब ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है? बोलो, क्या ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है? नो. नाउ इसको कैसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. अब हमने वचन पटेल को ये पैसे दे दिए. अब ध्यान से सुनो, हमने वचन पटेल को ये पैसे दे दिए. अब वचन पटेल अगर इस पे, ठीक है, मैंने तो वचन को इस पे साइन करके दे दिया. अब वचन पटेल अगर इसके पीछे, चेक के पीछे ब्लैंक होता है, राइट? अगर वचन पटेल इस पे अपना साइन करता है और यहां पे लिख देता है पे टू बेरर, तो अब ये जो ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है फिर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया? बेरर इंस्ट्रूमेंट. यानी एक ही चेक से वचन पटेल को भी पैसे मिल सकते थे और यही चेक से हम लोग
किसी एनोनिमस पार्टी को भी पैसे दे सकते हैं। क्या एक ही इंस्ट्रूमेंट दो बार ट्रांसफर हुआ है? बोलो 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 बोलो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो बात अलग है कि हम लोग चेक को ऐसे यूज नहीं करते, बट लीगल है ये ऐसा करना। तो वचन पटेल अगर यहां पे लिख देता है पेएबल टू द बेरर और वचन पटेल अपना साइन करता है, तो अब ये ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट बन गया बेरर इंस्ट्रूमेंट। और यही लिखा इन्होंने लास्ट लाइन में, अ चेक मेड पेएबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। हमारे एग्जांपल में स्पेसिफाइड पर्सन कौन था? वचन। और वचन ने चेक, और वचन ने ये इस चेक को फिर से एंडोर्स किया बाय साइनिंग ऑन द बैक। हमने उसके मुंह पे ही कर लिया, हमने उसके फेस पे ही कर लिया, पीछे पलटाने की जगह नहीं थी अपने पास, ठीक है। तो बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक एंड बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, अगर वो लिख देता है कि भाई पे टू द बेरर, तो ये इंस्ट्रूमेंट फिर से बेरर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट फिर से इसको किसी को ट्रांसफर कर सकता है क्या? जी हां, कर सकता है। तब तक ये एक चेक नेगोशिएट होता जाएगा जब तक उसमें साइन करने की और लिखने की जगह हो। समझ रहे हो क्या? हाँ, मुझे पता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये थियोरेटिकली है, एक चेक ₹1 का ही होता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट हां लॉ में ऐसा प्रोविजन है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गाइस एग्जाम के लिए गोल्ड 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज नेसेसरीली इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड, it should be freely transferable from one person to another, holders title is free from defect, यानी जिसके पास वो चेक है, जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास ही होना चाहिए वो, that person should be the bona fide holder of the instrument। चोरी से लिया हुआ चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। होल्डर टाइटल शुड बी क्लियर, क्लियर यानी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सैटिस्फैक्शन। मैंने क्या कहा था? हमने तो ये एक ही बार ट्रांसफर किया है, आप इसको बार बार ट्रांसफर कर सकते हो। कब तक? बोलो कब तक? जब तक जगह खत्म ना हो। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप अनलिमिटेड टाइम्स इस चेक को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय एडिंग पेजेस टू इट, लेकिन फिर बहुत हौच-पौच हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बैंकर ज्यादा अलाउ नहीं करते, बट लीगल है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सैटिस्फैक्शन। Every negotiable instrument must contain an unconditional promise or order to pay money. The promise or order to pay must consist of money only. In negotiable instrument, check, bills of exchange, promissory notes, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट करने का अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए और पेमेंट सिर्फ मनी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको, ठीक है, 5,000 रुपए दूंगा, तो वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको ये नाइकी का फिल नाइट का शू डॉग का बुक मैं आपको दे दूंगा, चेक के थ्रू दे सकता हूं कि मैं आपको? नहीं, चेक के थ्रू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आप सिर्फ क्या पेमेंट करने का वादा कर सकते हो? सिर्फ क्या देने का वादा कर सकते हो? ओ माय गुडनेस, आप सिर्फ पैसे देने का वादा कर सकते हो, बुक, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी दूसरी चीज नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज लैंड अप पेइंग एनी पार्टी मनी। द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई मस्ट बी सर्टन। द सम पेएबल, सम पेएबल कितना है इस चेक में? सम पेएबल कितना है? 5,000। उसमें डेट दी हुई है क्या? बोलो। द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई मस्ट बी सर्टन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सर्टन, लेकिन बेयरर इंस्ट्रूमेंट में पेई, ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में पेई पता नहीं रहेगा, अदरवाइज एल्स बाय ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट में पता होना चाहिए। The instrument should be delivered. Mere drawing of the instrument does not create liability. The instrument should be delivered. यानी जो चेक हमने बना रखा है, अगर हमने ये चेक बनाया है
तो ये आप अपने पास नहीं रख सकते, ये चेक पे साइन करके अगली पार्टी को, इस चेक पे साइन करके अगली पार्टी को आपको देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मियर ड्रॉइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। आपको ये, जब तक कि आप वो चेक अगली पार्टी को नहीं देते तब तक के उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। गाइस एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी आंसर है इसका। 4 से 5 मार्क तक के लिए इसको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पूरे 8 के 8 पॉइंट्स लिखने एग्जाम में। सुबकुल कोई पॉइंट सिखाना है और? ऑलराइट, तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़े, सबसे पहले इट शुड बी इन राइटिंग, देन इट शुड बी साइंड, इट शुड बी ट्रांसफरेबल, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इट कैन बी ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, unconditional promise to or order to pay, certainty of sum payable, time of payment and the payee, and सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट शुड बी डिलीवर्ड। सिर्फ चेक बना के फायदा नहीं है, अगली पार्टी को क्या होना चाहिए, चेक डिलीवर्ड होना चाहिए। तो गाइस सर आप चेक 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 क्यों बता रहे हो, इतना सिर्फ चेक बता रहे हो, हमको कुछ और भी जानना है। तो हम लोग चेक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने चेक देखा होता है, करेक्ट है? आप में से कितने लोगों ने चेक देखा है, रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोगों ने चेक देखा है ना, है ना? सब नहीं देखा होगा चेक। क्या आप लोगों में से किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा है? देखा है सर। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट ना, बिजनेस में यूज करते वक्त चेक आसानी से दिखाया जाता है, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए चेक इसको आसानी से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूं। तो चलो हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट। ऑलराइट, प्रॉमिसरी नोट। सो गाइस दो पार्टीज है, एम एन पी, ठीक है, और एम और पी। तो जो प्रॉमिसरी नोट है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे देने का प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रॉमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, बोलो? हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एम्बिट में कंसिडर की जाती है क्या? इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने क्लास के शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था हमने? कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये तीन चीजें आएगी, प्रॉमिसरी नोट जो हमने अभी स्टार्ट किया सेक्शन 4, ठीक है, और इसमें ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज और करेंसी नहीं आएंगे। ये तभी इंक्लूड हो सकते हैं जब दोनों पार्टीज चाहे, लॉ नहीं इसको इंक्लूड कर रहा है। So according to section 4 of NI, a promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. Unconditional undertaking होना चाहिए, signed by the maker. जो प्रॉमिस कर रहा है पैसे पे करने का वो है मेकर, वो है मेकर, और जिसे पैसे देने का प्रॉमिस किया जा रहा है वो है पेई। Unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money not only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है उसे आप पैसा देने का वादा कर रहे हो और अनकंडीशनल वादा कर रहे हो। ये है स्पेसिमेन प्रॉमिसरी नोट का। आपके मॉड्यूल में भी होगा, नोट्स में भी होगा। देखो कितने पैसे देने का वादा हो रहा है, बोलो? देखो 10,000 रुपीज। ये वादा कब किया गया? 10th April 2020 को। 3 months after the date, after this date, I promise to pay श्री रमेश, रमेश को देने का वादा कर रहा हूं, और टू हिज ऑर्डर, अगर वो किसी और को पे करने बोल रहा है तो उसको भी दे सकते हैं हम लोग, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। उसके बदले में मैंने कुछ लिया है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं और 10,000 रुपए के देने का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। प्रॉमिस कौन कर रहा है, बोलो? प्रॉमिस कौन कर रहा है? Come on.
मेकर, हु इज मेकर हियर? ये प्रॉमिसरी नोट किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, राम ने बनाया है। राम इज द मेकर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि राम ने प्रॉमिस किया है। राम ये पैसे किसको देने वाला है? राम ये पैसे रमेश को देने वाला है। रमेश इज द पे। 10,000 रुपए देने का वादा हुआ है। दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिसरी नोट। आपको एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ऐसा भी अब तक तो नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पैसे देने का वादा कर रहा है वो मेकर, और जिसे वादा किया जा रहा है वो है पे। रेज योर हैंड्स। व्हाट इज दिस एसडी रे? एसडी, एसडी क्या है? वो तो स्टैंप है, वहां तो स्टैंप लिखा ही है ना। करेक्ट, एसडी यानी साइंड। राम को साइन करना पड़ेगा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, इस प्रॉमिसरी नोट पे। राइट, सो कौन सी पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में? कौन सी दो पार्टीज होती है बोलो? मेकर एंड पे। और भी नाम है इसके पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट में। मेकर, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड एज मेकर। ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। साइन की तो बात ही नहीं हुई है क्या? वहां पे साइन है क्या? कहां लिखा है साइन? ये जो एसडी है वो साइन है, और साइनिंग जरूरी है, तभी तो प्रॉमिस होगा। सो द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज कॉल्ड एज मेकर। ही इज द डेटर, उसको कर्जदार है, वो पैसे देने हैं उसको, एंड ही मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। पे इज द पर्सन हु मेक्स द टू हुम अमाउंट ऑन द नोट इज पेएबल। पे इज द पर्सन टू हुम अमाउंट ऑन द नोट इज पेएबल। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। पहला, पहला तो अगर आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आंसर आता है तो ये आंसर भी आधे से ज्यादा रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो पहला, एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इन राइटिंग। एन ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट। एन ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट। प्रॉमिसरी नोट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। mere acknowledgement of the debt is not sufficient. मैं 10,000 का कर्जदार हूं रमेश के प्रति, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे प्रॉमिस किया गया है क्या करने का? क्या करने का बोलो? क्या करने का प्रॉमिस किया गया है? पे करने का प्रॉमिस होना चाहिए, तभी वो प्रॉमिसरी नोट होगा। देयर शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, नॉट एन एक्नॉलेजमेंट। नो कि मैं कर्जदार हूं, राम कह रहा है मैं रमेश का कर्जदार हूं, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। Example 1, I acknowledge myself to be indebted to B for rupees 1,000 to be paid on demand for value received. This is a valid promissory note as the promise to pay is definite. Then Mr. B, I owe you, ठीक है, rupees 1,000। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो क्या ये promissory note है? पता है ये क्या लिखा है? Mr. B, I owe you 1,000, बस इतना लिखा है। लेकिन इसमें पैसे देने का तो कोई वादा हो ही नहीं रहा, प्रॉमिस टू पे है ही नहीं। सो दिस इज एन इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट, एज इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट कि हां आई ओ यू 1,000 रुपीज, मैं उधारमंद हूं तो आपके प्रति 1,000 रुपए से। ये एक्नॉलेजमेंट है, मैं सिर्फ मान रहा हूं कि मैं आपका कर्जदार हूं। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट इज ऑलवेज अ प्रॉमिस टू, बोलो, अ प्रॉमिस टू, it is always a promise to pay. So it should be in writing. There must be an express promise to pay. Then the promise to pay should be definite and unconditional. Therefore, instrument payable on performance or non-performance of a particular act or on the happening or non-happening of the event are not promissory note. Oh, the promise to pay should be definite and unconditional. ये नहीं ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा, वो कैसा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उनको? ये हुआ तो वो मिलेगा, वो मिला तो वो होगा, क्या कहते हैं इसको, बोलो जल्दी। कम ऑन, करेक्ट, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी वगैरह वगैरह कंसेप्ट, इंडेमनिटी वगैरह कंसेप्ट, ये सब नहीं रहेंगे।
आपको पैसे देने ही होंगे. दिस डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे. Therefore, instruments payable on performance or non-performance of a particular act, on happening or non-happening of the events are not promissory note. However, promise to pay may be subject to a condition according to which ordinary experience of mankind is bound to happen. ठीक है. So guys, promissory note example के तौर पे, I promise to pay 500 rupees 7 days after my marriage with C. The promissory note is invalid. क्यों? मैरिज हो भी सकता है, मैरिज नहीं भी हो सकता है. क्या कहते हो? जरूरी है क्या कि जिसके साथ किसी और के साथ शादी हो ही जाए किसी की? बोलो. कोई जरूरी नहीं है. कंडीशन आ गई. ऐसे कंडीशंस नहीं चलेंगे. आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 on D's death. As death of the D is certain, promise is unconditional. Thus the promissory note is valid. Guys, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं एक एक या दो दो मार्क के लिए. बिल्कुल ये एग्जांपल्स पढ़ के जाना. I promise to pay rupees 500 on D's death, provided D leaves me enough to pay that sum. Invalid promissory note, as promise is dependent on D's leaving behind money which is not certain. I promise to pay 500 on D's death, provided D leaves me enough. D के मौत पे मैं आपको 500 रुपए दूंगा, provided D ने मेरे लिए कुछ पैसे रखे हो. क्या जरूरी है कि D कुछ पैसे रखेगा आपके लिए? बोलो, क्या जरूरी है ऐसा? कोई जरूरी नहीं है. निकम्मी औलाद होगे तुम तो तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं रखेंगे D. Then, so guys, the promise to pay should be definite and unconditional. कोई condition नहीं चलेगी. Then the promissory note must be signed by the maker, otherwise it is incomplete and ineffective. Of course, ये तो डिस्कस भी हो चुका है हमारा. Guys, मैंने आपको promissory note के स्पेसिमेन में भी दिखाया है that it should be signed. Promissory note should be signed. राइटिंग में होना चाहिए और it should be signed. It should be signed by the maker. दो पार्टीज होती है promissory note में. कौन सी? जल्दी बोलो. दो पार्टीज होती है promissory note में. कौन सी? मेकर एंड पे. अगर आपने मेकर ने अगर साइन नहीं किया तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, इनइफेक्टिव माना जाएगा. प्रॉमिस टू पे मनी ओनली. प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ पैसा जाने का प्रॉमिस होना चाहिए. क्या मैं प्रॉमिसरी नोट की हेल्प से ये बुक दे सकता हूं आपको? प्रॉमिसरी नोट की हेल्प से ये बुक दे सकता हूं? टाटा लोग, क्या प्रॉमिसरी नोट की हेल्प से मैं ये बुक दे सकता हूं आपको? बोलो. नहीं दे सकता. प्रॉमिसरी नोट के थ्रू सिर्फ क्या पे होगा? हमेशा मनी पे होगा. I promise to pay 500 and to deliver him my black horse on 1st January next. I promise to pay him 500 and to deliver him my black horse on 1st Jan. क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? बोलो. Is it a valid promissory note? Come on. No, it is not. क्यों? क्योंकि पैसे के अलावा और क्या दिया जा रहा है यहां पे? काला घोड़ा. It is not a valid promissory note as promisor needs to deliver its black horse which is not money. पैसे के अलावा हॉर्स कहां से आ गया? प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ एक ही चीज आएगी. क्या? मनी. करेक्ट. उसके बाद प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम. प्रॉमिसरी नोट में सर्टन सम होना चाहिए. एक मिनट, इसमें कितने पैसे मिलने वाले हैं रमेश को? 10,000. दैट सम इज वेरी मच सर्टन. इतने ही पैसे मिलेंगे. अब मुझे बताओ, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम. क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? इज इट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट? टेल मी. नो इट इज नॉट. क्यों? 500 प्लस अदर सम्स. इसका मतलब द अमाउंट इज नॉट सर्टन. प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड एज द अमाउंट पेएबल इज नॉट सर्टन. अमाउंट पेएबल मस्ट बी सर्टन.
But sometimes language of promissory note is such that amount payable can be easily ascertained. In such cases promissory note will be valid. काफी बार ऐसी चीजें लिखी जाती है जैसे वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट वगैरह सब दे दिया है. अब इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर लिखा है तो क्या इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आसान है? बोलो, क्या इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आसान है? बोलो जल्दी. जी हां, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आसान है. तो अगर कोई चीज इंस्ट्रूमेंट रेट, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट में परसेंटेज दिया है इंटरेस्ट का वगैरह वगैरह, तो भी ये वैलिड रहेगा क्योंकि वो असर्टेनेबल हो जाती है. आई प्रॉमिस टू पे ₹500 along with simple interest at the rate of 12% per annum. ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सम बिकम्स सर्टेन. The maker and payee must be certain, definite and different person. The maker and payee should be certain, definite and different person. एक मिनट, हमारे इस एग्जांपल में who is the maker? Come on, who is the maker? Ram is the maker. Who is the payee? रमेश. डेफिनेट सर्टन पर्सन, और दोनों अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट पर्सन. अब अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेयरर. ठीक है, अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेयरर. बेयरर के लिए नहीं बनेगा, बेयरर के लिए प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा. सर लेकिन ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा होता है? कहां लिखा होता है ऐसे? मैं धारक, करेंसी नोट्स पे लिखा होता है ये सब. अब ध्यान से, ओनली द रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक, ओनली द रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक कैन मेक और इश्यू प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू द बेयरर. तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो करेंसी कहलाती है. देखो इस पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज. ये जो इंस्ट्रूमेंट है पेएबल टू द बेयरर, ये भी प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन ये एक आम इंसान नहीं बना सकता. इसकी परमिशन सिर्फ किस है? बेयरर प्रॉमिसरी नोट बनाने की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, सरकार के पास. या और इस इंस्ट्रूमेंट में एक और चीज है, साइन पे तो हमने बहुत चर्चा कर ली. इस इंस्ट्रूमेंट में एक और चीज है, देखो तो ध्यान से. नो, इस इंस्ट्रूमेंट पे ये स्टैम्प क्या चीज है? स्टैम्प क्या चीज है? ये स्टैम्प इस प्रॉमिसरी नोट को लीगल वैलिडिटी देने के लिए गवर्नमेंट को आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है. गवर्नमेंट को आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है. लास्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट इज स्टैंपिंग. A promissory note must be properly stamped in accordance with the provisions of Indian Stamp Act. A promissory note must be properly stamped in accordance with the provisions of Indian Stamps Act. Guys, इंडिया में प्रॉपर एक इंडियन स्टैम्प्स एक्ट भी है. इंडिया में प्रॉपर इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899 है. तो इस लॉ के मुताबिक आपको इस इंस्ट्रूमेंट पे ऐसा स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा. As per the provisions of which provisions? As per the provisions of कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? इंडियन स्टैम्प एक्ट. उन्होंने ईयर नहीं दिया है, मॉड्यूल में दिया है क्या ईयर? देखो तो 1796. मॉड्यूल में 1796 दिया है? नहीं सर. तो मॉड्यूल में कुछ नहीं दिया है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे. वैसे इट इज 1899, बट हम मत लिखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी भी नहीं लिखना है हमको. हमें जो मॉड्यूल में है वी हैव टू स्टिक टू इट. A promissory note must be properly stamped in accordance with the provisions of Indian Stamp Act, and such stamp must be duly cancelled. What do you mean by the word duly? Duly यानी क्या? Duly. What do you mean by the word duly? Duly यानी properly. यानी guys, अगर मैं इसको, इस स्टैम्प को, ये दो स्टैम्प हमने चिपकाए हैं मान लो प्रॉमिसरी नोट पे, हमने इसको ऐसे काट दिया, तो क्या ये ड्यूली कैंसल्ड है, प्रॉपर्ली कैंसल्ड है? बोलो. नो सर. नहीं. इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो ऐसे कैंसिल होना चाहिए, वो ऐसे.
देखो हमने पूरा उसको लपेट दिया हमने। इसको कहते हैं कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प्स। क्या कहते हैं इसको? कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प। और कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प्स का प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर प्रोविजंस दी गई है इंडियन स्टैंप में, इंडियन स्टैंप एक्ट में। तो एक्ट के हिसाब से कैंसिल करो आप। ये ऐसे कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है बता दो बस। प्रॉमिसरी नोट का पर्याप्त समय होने के बाद अगर आपने इसको ऐसे कैंसिल किया है तो इसमें एक ही स्टैंप कटा है, दूसरा जो स्टैंप वो यूज हो जाएगा और गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भी स्टैंप है उसको प्रॉपर्ली कैंसिल करना पड़ता है, और ऐसा कैंसिल करना है कि वो वापस क्या ना हो, क्या ना हो, रीयूज ना हो। ये वापस रीयूज नहीं होने चाहिए, रीयूज नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको ऐसा कर सकते हो या फिर आप इस पे अपना सिग्नेचर भी यूज कर सकते हो। देखो सिग्नेचर यूज किया किसी ने, आप इस पे अपना सिग्नेचर भी यूज, सिग्नेचर मेकर का सिग्नेचर या फिर उसके इनिशियल्स यूज कर सकते हो। इनिशियल ने क्या, मेरे इनिशियल्स क्या है, पीजी, पीजी कर लूंगा मैं उस पे यूज। जैसे भी काटो, जैसे भी कैंसिल करो, कैंसिल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि स्टैंप ड्यूटी शुड नॉट बी रीयूजेबल, स्टैंप ड्यूटी शुड नॉट बी रीयूजेबल। सो या दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के आधे पॉइंट्स तो हमने डायरेक्टली कहां से उठाए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से उठाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ negotiable instruments है। essential characters of promissory note, it should be in writing, there should be an express promise to pay, near acknowledgement is not sufficient, promise to pay should be definite and conditional, ठीक है, सॉरी कंडीशनल नहीं, कैसा, डेफिनेट एंड unconditional. The promissory note must be signed by the maker and otherwise it's incomplete and ineffective. It should be promised to pay money only. पैसों के साथ काला घोड़ा अलाउड है क्या? नहीं। प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम। ऑल्सो प्रॉमिसरी नोट कैसे नहीं बन सकता, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर। बेरर प्रॉमिसरी नोट कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। मेकर एंड पे शुड बी डेफिनेट एंड सर्टन। गाइस ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेरर। और लास्ट पॉइंट क्या था, स्टैंपिंग होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, कैंसिलेशन भी सही तरीके से होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट में जो दो पार्टीज होती है क्या कहते हैं उनको? मेकर एंड पे। क्या कहते हैं? मेकर एंड पे। मेकर एंड पे शुड बी सर्टन। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है बोलो, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। और द मोमेंट मैं इस पे वचन वगैरह लिख देता हूं तो पेएबल टू ऑर्डर। उसके बाद अगर मैं यहां पे पेएबल टू ऑर्डर है ये, और यहां पे अगर मैं फिर से यहां पे पेएबल टू बेरर करके अगर वचन पटेल यहां साइन कर देता है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर से बेरर में कन्वर्ट कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, यहां पे इस साइन के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। हाँ इंडोर्स कर दिया। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में केटर किए गए, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। अगले लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, सो इसमें एक और चीज है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। What are the essential characteristics of negotiable instruments? It should be in writing, it should be signed, it should be freely transferable from one person to another, holder's title should be defect free, and it can be transferred any number of times till its satisfaction. पैसा पेमेंट हमेशा will be in the form of money only. पेमेंट पे must be certain as far as possible. पे बेरर के केस में सर्टन नहीं होता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। मियर ड्राइंग, सिर्फ चेक बना के रखने से काम नहीं होता। मियर ड्राइंग विल नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, इट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टी एज वेल। ऑलराइट गाइस, एनी डाउट्स? शैल वी कॉल इट अ डे? ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं आपका जो ये बेस बना रहा हूं ये मैं आपका बेस बना रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेक का एग्जांपल मैं ज्यादा देता हूं क्योंकि काफी प्रचलित होता है, सब लोग चेक देख चुके होते हैं, इसलिए हमारे ज्यादातर एग्जांपल चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑलराइट गाइस, शैल वी कॉल इट अ डे? Okay then, if there are no doubts, this is Pavan Gahukar signing off. See you
All right, guys. Yeah, if there are no doubts, this is Pawan Gaga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys. See you in the next video. Take care.